नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन हमें करना है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके कुछ जो मेन टॉपिक हैं जो यूनिटों में विभाजित है। तो इसमें पहला यूनिट जो है उसमें हमें पढ़ना है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, दुर्लभता और चयन की समस्या। ये क्या है? तो संक्षिप्त रूप में, चूंकि ये पेपर छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे कराया जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो चयन की समस्या और दुर्लभता ये अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। हम जानते हैं कि आवश्यकताएं अनंत हैं और जो आवश्यकताओं को पूरे करने वाले साधन हैं वो दुर्लभ है या कम है। साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है। समस्या यही दो है कि आवश्यकताएं अनंत है किंतु आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित है। अब यहीं पे समस्या है मगर यहीं पे निदान भी है। क्या निदान है? कि आवश्यकताएं अनंत तो हैं किंतु उनकी तीव्रता में अंतर है। आवश्यकताएं की जो तीव्रता है उसमें अंतर है। आवश्यकताओं को टाला जा सकता है, कुछ आवश्यकताएं टाली जा सकती हैं, कुछ तत्काल में पूरी करनी होती है। वही दूसरी ओर साधन दुर्लभ तो हैं किंतु साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। ऐसे साधन हैं जिनके कई प्रयोग हैं। अर्थशास्त्र क्या करता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, साधन आवश्यकताओं की अनंत होने की, चयन की समस्या और दुर्लभता की समस्या को वो दूर करता है। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कास्ट, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग। जैसे जिस चीज के लिए, जैसे एक खेत है, यदि एक किसान उस खेत में आलू बो सकता है या उसी के पैरेलल गेहूं बो सकता है, तो आलू का यदि उसने त्याग किया है तो जितनी मात्रा में आलू का उत्पादन उस खेत में होता था, यदि उतना ही उत्पादन गेहूं में होना चाहिए तो गेहूं का जो लागत है वो इसकी आलू का जो उत्पादन हो रहा है उसका विकल्प है। तो इस प्रकार से अवसर लागत, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो दिए गए समस्त साधनों से एक देश जो तकनीकी है उसके पास, उससे कितना उत्पादन कर सकता है, उत्पादन संभावना वक्र ये स्पष्ट करता है। फिर अगला है डिमांड, मांग क्या है? मांगना। किंतु अर्थशास्त्र में मांग को बड़े विस्तृत अर्थों में परिभाषित किया गया है। मांग कब बनेगी? मांग इच्छा, प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है? मांग। अब प्रभावपूर्ण इच्छा कब मांग बनेगी? जब कोई वस्तु जिसकी हम मांग कर रहे हैं या इच्छा है तो हमारे पास उसको क्रय करने की शक्ति होनी चाहिए, साधन भी होने चाहिए, एक निश्चित समय में, एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित कीमत पर, और साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। मांग। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग मांग का नियम। मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। मांग का नियम
संक्षिप्त में सामान्यतः एक बाजार में जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये एक सामान्य कथन है, सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य सिद्धांत है। अब ये जो मांग है, मांग का नियम, इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो मांग का नियम सिद्धांत में क्या बताएगा कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। अब मांग का वक्र जब निकालेंगे जाकर के डिमांड कर्व, तो मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक प्रमुख कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास एक से अधिक वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है वो घट जाती। तो जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, मांग का निर्धारण या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व वस्तु की जो वस्तु है उसकी कीमत, वस्तु की कीमत जो है वो उसकी मांग को प्रभावित करता है। वस्तु जो उपभोक्ता है उसकी आय भी मांग को निर्धारित करती है। आवश्यकताएं जो उसकी वस्तु है उसके कार्य जो उपयोग है वस्तु के वो मांग को निर्धारित करती है। और जो सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन वाली वस्तु है उस पर भी निर्भर करती है मांग। तो मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, ये मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, इसका भी अध्ययन करना है। सप्लाई, पूर्ति। अब ये पूर्ति किसे कहा जाता है? पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व और लाभ, सप्लाई, पूर्ति का नियम। तो पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत के साथ साथ चलता है, यह सीधा संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत अधिक तो पूर्ति अधिक, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। पूर्ति पक्ष जो है ये उत्पादक का पक्ष है या विक्रेता का पक्ष है। और पूर्ति का निर्धारण किस प्रकार से होता है, या पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, तो वही वस्तु की कीमत भी पूर्ति को निर्धारित कर रही है। और वस्तु की लागत, तो अनेक तत्व जो हैं वो वस्तु की सप्लाई को जो इफेक्ट डालते हैं। और सप्लाई कर्व जो है, पूर्ति वक्र है, वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। अगला क्या है? इलास्टिसिटी यानी लोच। हम पढ़ चुके हैं मांग का नियम। तो मांग का नियम सामान्यता एक गुणात्मक कथन है। वो ये बताता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि से मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है और वस्तु की कीमत में कमी से मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। किंतु मांग का नियम ये नहीं बताता है कि यदि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हो रही है तो मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी, या वस्तु की कीमत में 50% की कमी हो रही है तो वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो कितने प्रतिशत बढ़ेगी। इसके बताने वाला काम एक काम करता है, वो है मांग की लोच। मांग की लोच की परिभाषा प्रतिशत परिवर्तन किसमें, मांगी जाने वाली मात्रा में, बटे प्रतिशत परिवर्तन किसमें, वस्तु की कीमत में। प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत, मांग की कीमत लोच,
और मांग की जो कीमत लोच है इसको किस प्रकार से हम गणना करेंगे। तो एक कुल व्यय रीति है, चाप रीति है, प्रतिशत रीति है। इस प्रकार से जो रीतियां हैं, बिंदु रीति है, ये इन सब माध्यम से हम मांग की लोच की गणना करेंगे। फिर आगे है टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसमें वस्तु की कीमत लोच, प्रतिस्थापन की लोच या मांग की आड़ी लोच। तो इस प्रकार से हम उसके जो विभिन्न प्रकार की जो आय लोच, कीमत लोच, आड़ी लोच, तो इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की जो लोच है उसका अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई में आते हैं। तो दूसरी इकाई जो है उसमें पहला है तुम्हारा कंज्यूमर थ्योरी। अब इसमें हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे और हम जानते हैं कि उपभोक्ता वस्तु जो अपने साधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। उनका लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। साधनों का व्यय इस प्रकार से करते हैं कि साधनों के व्यय के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अब चूंकि अर्थशास्त्र में हम विवेकशील प्राणी जो हैं, विवेकशील मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं। अगला है उपयोगिता, किसे कहते हैं? यूटिलिटी। तो जो वस्तु में संतुष्टि का गुण होता है उसको उपयोगिता कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको हिंदी में तुष्टि गुण भी लिखा गया है, वो भी है, और कहीं पे उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोनों का अर्थ यही है, यूटिलिटी। और हम वस्तु का उपभोग क्यों करते हैं? तो चूंकि वस्तु के उपभोग में इस वजह से करते हैं क्योंकि वस्तु में उपयोगिता संतुष्टि का गुण होता है, क्षमता होती है। संतुष्टि की क्षमता की वजह से हम वस्तु का उपभोग करते हैं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता के प्रकार, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। तो औसत उपयोगिता, तो जब हम कुल उपयोगिता में इकाई, जितनी इकाइयों का उपभोग करेंगे उसका भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा औसत उपयोगिता। और जितनी भी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता है उसकी जब हम टोटल कर लेंगे तो वो हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। और वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहा जाता है। और वस्तु की जो अंतिम इकाई है यानी सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, घटती हुई सीमांत उपयोगिता। प्रोफेसर एच.एस. गोसेन का प्रथम नियम कौन सा? घटती हुई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का हम उपभोग करते हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। और बड़ा महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कई नियमों का आधार है। अगला प्रश्न है डायमंड वाटर पैराडॉक्स, जल हीरा विवाद। अब इसमें ये चूंकि ये विवाद हुआ कि हीरा क्यों महंगा है, हीरा की कीमत बहुत अधिक है जबकि पानी उपयोगी है और पानी की कीमत कम है। तो यहां पर इस विवाद को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं समझा पाए तर्कपूर्ण, किंतु 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसको समझाया कि आखिरकार हीरा क्यों महंगा है और पानी क्यों सस्ता है। इंडिफरेंस कर हम आगे पढ़ेंगे। चूंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम
उपयोगिता के गणनावाचक सिद्धांत पे आधारित है कि हम उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 में अंकों में गणना कर सकते हैं। फिर एक आएगा आगे इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस यानी उदासीनता, और उदासीनता कैसी, कहां पर, चयन के समय हमें समान संतुष्टि मिल रही है। जब हमें समान संतुष्टि मिल रही है तो किसी भी संयोग का हम चयन कर ले, इंडिफरेंस कर्व। और ये उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत पर आधारित है। क्रमवाचक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्रमवाचक नया विचार है और इसमें ये माना गया कि उपयोगिता को हम 1, 2, 3, 4 अंकों में गणना नहीं कर सकते हैं, मगर हम ये तुलनात्मक रूप से हम उनको रैंक दे सकते हैं कि भाई ये सबसे अधिक रहा, ये कम है उपयोगी, ये और कम है। तो इस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से फिर जो उपभोक्ता है वो किस प्रकार से संतुलन उसका स्थापित होता है, इसका अध्ययन हम इस यूनिट में करेंगे। फिर आगे है थ्योरी ऑफ रिलेटिव प्रेफरेंस, प्रकट अधिवांश सिद्धांत। ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया विचार है और इसमें जो क्रम है, प्रेफरेंस है, यदि हम ए को बी की तुलना में अधिक प्रेफरेंस दे रहे हैं और बी की तुलना में सी को अधिक प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस प्रकार से सबके प्रेफरेंस के आधार पर जब सर्वश्रेष्ठ प्रेफरेंस जिसका हमने चयन किया है तो वो हमें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करेगा। अगला है तीसरा यूनिट है। तो तीसरे यूनिट में क्या है कि हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन। एक अच्छे ढंग से क्रम में रखा गया है। पहले हमें साधन और उपयोगिता के विषय में बताया गया, उपभोग के विषय में बताया गया और फिर तीसरी यूनिट में उत्पादन। तो इसमें प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन किसे कहते हैं। तो जैसे उपभोग में क्या होता है कि हम वस्तु का प्रयोग करते हैं और हमें संतुष्टि मिल जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसमें उपयोगिता है वो अनुपयोगिता में बदल जाती है या उपयोगिता उसमें नष्ट हो जाती है। उपयोगिता का उसमें गुण समाप्त हो जाता है जब हम उस वस्तु का उपभोग कर लेते हैं। और उत्पादन का है, उत्पादन की साधारण सी एक परिभाषा है कि वस्तु में उपयोगिता का गुण, वस्तु में उपयोगिता के गुण का सृजन करना उत्पादन है। उत्पादन के फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पादन के प्रोसेस क्या, कौन कौन कैसे कैसे उत्पादन होता है। तो ज्ञान वृद्धि से उत्पादन हो जाता है, रूप परिवर्तन से, स्थान परिवर्तन से। तो उत्पादन किस प्रकार से होता है, किन किन कारणों से, कौन से प्रोसेस हैं, वो सभी हम पढ़ेंगे। और उत्पादक का एक ही लक्ष्य होता है, क्या होता है, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करना। उत्पादक का एक ही लक्ष्य होता है और ये किस प्रकार से होता है, लागतों को कम करते रहना और वस्तु की कीमत में वृद्धि से। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे या आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये एक नई तकनीक इजाद की गई मैथमेटिकल। तो इसमें प्रोडक्शन उत्पादन फलन, लाभ, वेरिएबल, तो प्रतिफल के नियम और अनुपात के नियम किसे कहते हैं, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कौन सी तकनीक का प्रयोग करें। अब दो प्रकार की तकनीक होती है, एक पूंजी प्रधान तकनीक होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक होती है। तो उत्पादक कौन सी तकनीक को अपनाए, तो पूंजी
प्रधान तकनीक अपनाए जिसमें पूंजी का अधिक उपयोग किया जाता है। आइसो एंड आइसोकास्ट, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर क्या है, आगे है कास्ट, लागत किसे कहते हैं, लागत कौन कौन से लागत के प्रकार होते हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। कास्ट इन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, अल्पकाल की लागतें कौन सी हैं, अल्पकालीन लागतें कौन सी हैं, दीर्घकालीन लागतें कौन सी हैं, स्थिर लागत किसे कहा जाता है, परिवर्तनशील लागत किसे कहा जाता है, कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत, इन सब का अध्ययन करना है। रेवेन्यू, आगम, वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय आगम कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। जब हम वस्तु का बाजार में बिक्री करते हैं तो जो उससे प्राप्त होती है आय वो आगम कहलाती है। अब प्रॉफिट की परिभाषा, लाभ की परिभाषा, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट किसका पुरस्कार है, प्रतिफल है, तो वो साहसी का पुरस्कार है। साहसी कौन है? साहसी वो व्यक्ति है, वो संस्था है जिसने उत्पादन के साधनों को एक जगह एकत्र करने का जोखिम उठाया है और उस जोखिम के कारण जब वो वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो विनिमय किया जाता है वस्तु का, तो उससे जो प्राप्त होती है आय, और जो वस्तु के उत्पादन में लागत लगाई गई है, यदि उसका अंतर किया जाता है तो दो चीजें होती हैं। या तो उसने इतनी आय प्राप्त कर ली है कि उत्पादन के सभी साधनों को उसने, उनका जो उत्पादन में जितना उन्होंने आनुपातिक रूप से सहयोग किया था सबको पेमेंट कर दी, भूमि को लगाने या किराया दे दिया, श्रम को मजदूरी दे दी, पूंजी को ब्याज दे दिया, संगठन या प्रबंध को वेतन दे दिया। अब उसके बाद यदि बच गया तो वो लाभ है, और यदि फिर अपनी जेब से उसको देना पड़े तो वो हानि है। तो इस प्रकार से ये 3 यूनिट है। 3 यूनिट और अगली यूनिट अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे। थैंक यू।